नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक ऐसा इलाज जिसके बारे में शायद आपने कभी ना सुना हो। ये इलाज नया नहीं है, पर ये बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही असरदार इलाज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। इनफैक्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ही नहीं, ये कई सारे दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स या जो सेक्सुअल डिसफंक्शंस होते हैं उनका भी बहुत अच्छा इलाज है। एक ऐसा थेरेप्यूटिक इलाज, एक ऐसी साइकोथेरेपी जिस पर बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च हुआ है और जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए अमल में लाए जाने वाला सबसे कॉमन, सबसे बेहतरीन और सबसे अनोखा इलाज है। ये एक नॉन मेडिकल इलाज है, मतलब ये मेडिसिन फ्री ट्रीटमेंट है जो कि पूरी तरह से बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल टेक्निक्स पर बेस्ड है। इस तरह की थेरेपी को सेंसेट फोकस थेरेपी कहते हैं और पूरे विश्व भर में जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं या जो सेक्स थेरेपिस्ट हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इसी इलाज को रिकमेंड करते हैं। हो सकता है आपने इस इलाज के बारे में पहले सुना हो या शायद आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो, या हो सकता है कि आपने कभी इस तरह के इलाज के बारे में कल्पना भी ना की हो क्योंकि आपको कभी इस बारे में बताया ही नहीं गया, या शायद आपके मन में कभी आया ही ना हो कि इस तरह के किसी इलाज के बारे में गूगल पर सर्च करके देखें। ज़्यादातर लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए किसी दवा की खोज में ही लगे रहते हैं। कोई ना कोई देसी या एलोपैथी या आयुर्वेद की दवा की खोज में रहते हैं जिससे कि इम्पोटेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। और सेक्स थेरेपी या सेक्स काउंसलिंग को केवल मन या विचारों को बदलने की ही थेरेपी समझते हैं और उनको लगता है कि इस तरह की समस्याओं का इलाज काउंसलिंग से नहीं होता, सिर्फ दवाओं से ही हो सकता है, या कोई और ऐसी डिवाइस हो या कोई टेक्निक हो जिससे कि इरेक्शन को बढ़ाया जा सके, कुछ ऐसा पेनिस पर किया जाए जिससे कि पेनिस की स्ट्रेंथ बढ़े। न जाने किस किस तरह के फिजिकल ट्रीटमेंट्स पर ही लोगों का फोकस होता है। और यूट्यूब या ऐसे जितने भी अन्य सोर्सेज हैं, मीडियम हैं जिन पर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं, वहाँ भी आपको सिर्फ दवाइयाँ या कुछ देसी इलाज या कुछ फिजिकल ट्रीटमेंट्स पर ही सुनने या समझने को मिलेगा। पर ये एक ऐसा तरीका है जिसको साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं और रिकमेंड करते हैं। इसी बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। पूरी टेक्निक आपको बताऊंगा कि किस तरह से सेंसेट फोकस थेरेपी की जाती है, इसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और कैसे सेंसेट फोकस सेक्स को करने का एक बिल्कुल अलग तरीका हमें सुझाती है। एक ऐसा तरीका जिससे इरेक्शन की प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी और साथ ही सेक्स लाइफ को भी बेटर बनाया जा सकता है। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सेक्स थेरेपी सेंसेट फोकस का पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ। पहले बात करेंगे कि सेंसेट फोकस होता क्या है। सेंसेट फोकस एक ऐसी थेरेपी है जिसमें दो तरह की अलग अलग एक्टिविटीज़ की जाती हैं, एक टच करना और एक टच करवाना। सेंसेट फोकस के फ़ायदे को बढ़ाया जा सकता है अगर इसे बिना किसी पुरानी अवधारणा के अप्रोच किया जाए कि आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, कैसा महसूस करेंगे, कितना प्लेजर आपको मिलेगा और इसे करने से आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। कुछ भी ऐसी धारणा बनाकर नहीं चलना। दूसरे शब्दों में आपको पूरे ओपन माइंड के साथ अप्रोच करना है ताकि आपके जो एक्सपीरियंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो बिल्कुल फ्रेश रहें, न्यूट्रल रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा सेंसेट फोकस का उठा सकें। आपको जजमेंटल नहीं रहना, आपको किसी भी तरह की कोई इवेल्युएशन, मतलब कोई तोल मोल नहीं करना कि क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं। किसी भी चीज़ पर पहले से विचार बनाकर नहीं चलना। जजमेंटल थिंकिंग होती है जैसे कि क्या ये अच्छा था, क्या ये बोरिंग था, क्या बहुत मज़ा आया या थोड़ा मज़ा आया। और इवेल्युएटिव थिंकिंग का मतलब है एक ऐसी जजमेंटल थिंकिंग जो तब होती है जब आप कुछ कर रहे होते हैं, ना कि तब जब कोई प्रक्रिया हो चुकी होती है। जैसे जजमेंटल थिंकिंग तब होगी जब आपने सेक्स किया और सेक्स करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ,
आप इसके बारे में क्या इंटरप्रिटेशन बनाते हैं, ये होगी जजमेंटल थिंकिंग। और इवैल्यूएटिव थिंकिंग होगी कि जिस टाइम आप सेक्स कर रहे हैं उस दौरान आपका मन कैसे चल रहा है और क्या अच्छा क्या बुरा देख रहा है, ये होगी इवैल्यूएटिव थिंकिंग। तो ये दोनों तरह की जो थिंकिंग है ये आपके सेक्स के एक्सपीरियंस को बिगाड़ती हैं। ये आपके सेक्स के एक्सपीरियंस को बहुत नेगेटिव बनाती हैं और इस वजह से अगर इरेक्शन सही से ना हो रहा हो तो आप बहुत ही बुरा महसूस करते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी होती है और ऐसे में आप और आपके पार्टनर बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इवैल्यूएटिव थिंकिंग बहुत ही सेल्फ डिफीटिंग होती है, मतलब इससे आप एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हो जिसमें आप बस बाहर से देखकर किसी तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हो, कोई आलोचना कर रहे हो और पूरी तरह से एक्सपीरियंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो। जब आप बहुत ज़्यादा केवल ऑब्जर्व कर रहे होते हो, तोलमोल कर रहे होते हो, तो आप एक्सपीरियंस नहीं करते, फीलिंग्स पर फोकस नहीं करते, जबकि बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो और ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से आप अपना पूरा एक्सपीरियंस खराब कर लेते हो। इसीलिए सेंसेट फोकस में पूरा जो लक्ष्य है वो इस बात पर किया जाता है कि आप फील कैसा करते हैं, महसूस कैसा करते हैं, आपकी फिजिकल फीलिंग्स क्या आती हैं, बजाय इसके आप ये सोचें कि आप जो पूरा एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अच्छा है, बुरा है, वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यही प्रॉब्लम होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, जब एक आदमी सेक्स करने से पहले, सेक्स करने के दौरान और सेक्स करने के बाद बहुत जजमेंटल होता रहता है और बहुत ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस और अपने पोटेंशियल या फीलिंग्स के बारे में इवैल्यूएशंस बनाता रहता है। तो इसलिए पूरा जो सेंसेट फोकस है वो इस बात पर जोर देता है कि आप कैसे अपने फीलिंग्स को बढ़ाते हैं, किस तरह से आप अपने पार्टनर को टच करते हैं और आपका पार्टनर आपको टच करता है, और इस टच करने से आपके शरीर में जो फीलिंग्स बढ़ती हैं उसको किस तरह से आप न्यूट्रली बिना किसी जजमेंट के एक्सपीरियंस करते हैं, बजाय इसके कि आप केवल इंटरकोर्स पर ध्यान दें, केवल आप उसके आउटकम पर ध्यान दें, जिसमें कि आप बहुत जजमेंटल हो जाते हैं और पूरा एक्सपीरियंस आपका खराब हो जाता है। सेंसुअलिटी और सेक्सुअलिटी में फ़र्क क्या होता है, ये समझना ज़रूरी है जिससे कि आप सेंसेट फोकस का पूरा लाभ ले सकें। आपको सेक्सुअलिटी पर नहीं, सेंसुअलिटी पर फोकस करना होता है। इसका मतलब है सेंसुअलिटी और सेक्सुअलिटी को हम सेंशुअस एक्सपीरियंस या सेक्सुअल एक्सपीरियंस की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। सेक्सुअल एक्सपीरियंस में या सेक्सुअल एक्टिविटी में आपका पूरा फोकस केवल इंटरकोर्स पर होता है। आपका फोकस केवल किस करने पर, ब्रेस्ट को सक करने पर, ओरल सेक्स करने पर और सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट पर ही आपका पूरा ध्यान होता है। जबकि सेंशुअल एक्सपीरियंस के लिए, सेंशुअस एक्टिविटी करने के लिए आपको हर तरह से कोशिश करनी होती है कि कितना भी उत्तेजित आप क्यों ना हो जाएं, कितने भी अराउज्ड और एक्साइटेड क्यों ना हो, पर आपको ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि सेक्सुअल नेचर की हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। जैसे कि ब्रेस्ट या जेनिटल्स पर पूरा फोकस बनाना, ओरल सेक्स करना, इंटरकोर्स करना, इन पर से ध्यान आपको हटाना होता है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? ये बेहद ज़रूरी है एक अच्छे सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करने के लिए। ये बेहद आवश्यक है कि इस तरह की रुकावट आप अपने मन में और अपने सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान क्रिएट करें, क्योंकि जब इस तरह की रुकावट आप अपने लिए क्रिएट करते हैं तो आप टच की और सेक्स की सेंशुअस साइड से अपने को कनेक्ट करते हैं। आप अपने को सेंशुअस बनाते हैं, ना कि अपने को सेक्सुअल बनाने पर फोकस करते हैं। टच करना एक अपने में एक सेंशुअस एक्टिविटी होती है। इससे आप पर और आपके पार्टनर पर किसी तरह का प्रेशर नहीं पड़ता कि आपको किस तरह से एक्ट करना है, क्या करना है या क्या नहीं करना है। एक्सपेक्टेशंस सेक्स को लेकर कम हो जाती हैं जब आपका फोकस सेंशुअस टचिंग पर जाता है। इनफैक्ट इससे आप नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं, सेक्स को नए तरह से एक्सप्लोर करते हैं और जो भी आपके पुराने बिहेवियर और थॉट पैटर्न हैं सेक्स को लेकर, उनको भी धीरे धीरे आप दूर करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स में आपको एक्सरसाइजेज बताऊंगा, या ये कह सकते हैं कि अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या किया जाना चाहिए जिससे कि सेंशुअस टचिंग और सेंशुअस एक्सपीरियंस को बढ़ाया जाए। इसके कुछ स्टेप्स और टेक्निक्स बताऊंगा जो कि सेंसेट फोकस का पार्ट होते हैं। ये तब किया जाए जब दोनों पार्टनर्स रिलैक्स्ड हों, रेस्ट कर रहे हों और एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव से भरे हुए हों। प्राइवेसी होना बहुत ज़रूरी है और किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो,
इस तरह के माहौल में दोनों इस तरह की एक्सरसाइजेस ट्राई करें। करीब आधा पौना घंटा इन एक्सरसाइजेस में लग जाएगा। ध्यान दें कि ये सारी जो एक्सरसाइजेस हैं इसमें बहुत ज़्यादा स्किन टू स्किन कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरी होगा कि दोनों पार्टनर्स पूरी तरह से नेकेड रहें, बिना कपड़ों के रहें। पर अगर ऐसा पॉसिबल ना हो पाए तो कोशिश करें कि कम से कम कपड़े दोनों ने पहने हुए हों। पहला स्टेप, नॉन जेनिटल टचिंग। दोनों पार्टनर्स पूरी तरह से निर्वस्त्र हों, दोनों नहा धो लिए हों, कोई ज्वेलरी या कोई एक्सेसरीज ना पहने हों। एक पार्टनर टचर का काम करेगा और दूसरा पार्टनर रिसीवर का काम करेगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करने के लिए ज़रूरी होगा कि फीमेल पार्टनर टचर का काम करे और मेल पार्टनर रिसीवर का काम करे। पर कई बार कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए या सेक्स के साथ कंफर्टेबल होने के लिए एक आदमी टचर का भी रोल ले सकता है और एक फीमेल रिसीवर का रोल ले सकती है और इसे ऑल्टरनेट कर सकते हैं। पर ज़रूरी होगा कि फीमेल पार्टनर जो है वो टचर का काम करे। जो रिसीविंग पार्टनर है जिसको टच किया जा रहा है उसका पूरा फोकस होना चाहिए अपनी सेंसेशंस पर जब उसे छुआ जा रहा है, और कुछ देर के लिए किसी तरह का एक्सचेंज ना करें। ये नहीं कि मेल ने अगर टच किया तो फीमेल भी उसके बाद करे टच। कोशिश करें कि एक पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक टचर का ही काम करे। और रिसीवर के लिए ज़रूरी होगा कि वो सिर्फ अपनी सेंसेशंस पर फोकस करे। यहाँ पर रिसीवर जो है वो पुरुष है, क्योंकि एक महिला के टच को कैसे एक पुरुष महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, यही उसके अंदर उत्तेजना लाएगा और यही उसके अंदर इरेक्शन को पॉसिबल बनाएगा। इसलिए पुरुष को रिसीवर बनना है। अपनी सेंसेशंस को नोटिस करते दौरान किसी तरह का कोई इवैल्यूएशन नहीं करना, किसी तरह का एनालिसिस नहीं करना, बस टच को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है। हाँ, पुरुष इस बात के लिए इंडिकेट कर सकता है जब कुछ भी ऐसा अनकंफर्टेबल वो फील करे। जब उसे लगे कि इस तरह का टच उसे अच्छा नहीं लग रहा तो वो इंडिकेट कर दे टचर को, मतलब अपनी वाइफ या पार्टनर को। इस तरह की जो टचिंग है पूरे शरीर पर होना ज़रूरी है और ये करीब 10 से 15 मिनट तक चले। शुरू में इस तरह से देर तक टच करना बड़ा अजीब लगेगा, ऐसा लगेगा ये अननेचुरल है, ये किस तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी है। पर धीरे धीरे जब ये करते जाएंगे तो अच्छा लगने लगेगा और शुरुआत में ये जो बड़ा स्ट्रेंज सा फील होता है, इस तरह की फीलिंग धीरे धीरे चली जाएगी। हाँ, यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि टचिंग बहुत देर तक ना चले कि दोनों पार्टनर बोर होने लगें या एक पार्टनर पूरी तरह से थक जाए। इसलिए थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करके देखें कि कितनी देर की टचिंग से एक पार्टनर एक्साइटेड रह सकता है और बोर्डम नहीं आता। अब किस तरह की टचिंग को एक्सप्लोर किया जा सकता है, इस बारे में कुछ सुझाव अब आपको दूंगा। जैसे एक टेक्सचर अवेयरनेस की गेम खेलें। बॉडी के अलग अलग पार्ट पे आपको अपने पार्टनर का टच कैसा महसूस होता है, इसको नोटिस करें। देखें कि जब आपके चेहरे को छुआ जाता है तो कैसा महसूस होता है, तो वहीं जब आपकी पीठ को छुआ जाता है तो कैसा महसूस होता है, जब आपकी थाइज को छुआ जाता है या गले को छुआ जाता है तो इन सभी सेंसेशंस में किस तरह का फ़र्क महसूस होता है, किस जगह स्किन पर क्या महसूस होता है, इसको आप नोटिस करें। फीमेल पार्टनर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने टच की क्वालिटी को चेंज करती रहे। कभी एक लंबा सा टच हो, कभी थोड़ा ब्रीफ सा छोटा सा टच हो, कहीं सिर्फ उंगलियों से छुआ जाए तो कहीं पूरे हाथ से छुआ जाए, कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जाए तो कहीं बहुत लाइट तरीके से छुआ जाए। एक रिदम बनाई जा सकती है या थोड़ा रैंडम रहा जा सकता है। कभी कभी टचिंग जो है वो प्रिडिक्टेबल हो सकती है कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से कहाँ जाएगा हाथ, तो कभी कभी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हुआ जा सकता है। कभी थोड़ा स्मूथ हुआ जा सकता है तो कभी थोड़ा रफ हुआ जा सकता है। तो इस तरह से टच की क्वालिटी को चेंज करना ज़रूरी होगा। इसके बाद महसूस करें कि पूरे हाथ से छूना और केवल उंगलियों से छूना कैसा महसूस कराता है। दोनों हाथों से छूना या दोनों हाथों की कुछ उंगलियों से छूना कैसा महसूस कराता है, ये भी नोटिस करें। हाथ के आगे के हिस्से से या पीछे के हिस्से से कैसा महसूस होता है, ये भी नोटिस करें। जब ये सब आप कर रहे हो तो इस बीच कुछ बातें ध्यान रखने की हैं। अगर आप सेक्सुअली अराउज हो जाएं तो कोशिश करें कि बिल्कुल भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, किसिंग या इंटरकोर्स ना हो। दोनों में से कोई भी पार्टनर बोल सकता है कि अब वो टचिंग को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि अगर अपनी फीलिंग्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो ये टचिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, फोर्सफुल होगा, ज़बरदस्ती सा लगेगा और
दोनों में से किसी एक पार्टनर की भी इन्वॉल्वमेंट अगर कम होती है तो पूरा एक्सपीरियंस पॉजिटिव नहीं होगा। ध्यान दें कि ये जो सेंशुअस टचिंग है इसका पूरा फोकस केवल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर टचिंग के थ्रू कैसे लिया जाए ताकि एराउजल को आसान बनाया जाए और इरेक्शन की प्रॉब्लम को दूर किया जाए। अगर नींद आ रही हो किसी एक पार्टनर को तो पूरी कोशिश की जाए कि ये प्रोसेस कंटिन्यू ना किया जाए। ध्यान दें कि सेंसेट फोकस का मतलब ये नहीं होता कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को मसाज दे। हाँ, कभी कभी मसाज दिया जा सकता है पर वो फिर सेंसेट फोकस का पार्ट नहीं होगा। और इस तरह से भी टच नहीं करना कि जिससे बस दूसरे पर्सन को खुशी मिले या किसी एक ही जगह पर छुआ जाए जिससे कि दूसरा पर्सन अराउज हो। सेंसेट फोकस का लक्ष्य होता है कि पूरे शरीर पर अलग अलग जगह पर सेंशुअस फीलिंग्स आए और उन्हें नोटिस किया जाए और इस पूरे प्लेजर में पार्टिसिपेट किया जाए, इसको एक्सपीरियंस किया जाए। इसलिए केवल किसी एक हिस्से पर ही सारा फोकस नहीं लेकर जाना, कई अलग अलग तरह के सेंसरी एक्सपीरियंसेस करने हैं और सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर ही ध्यान देना है। जब इस तरह से एक बार 10 से 15 मिनट में सेंशुअस टचिंग पूरी हो जाए जिसमें जेनिटल्स को टच नहीं करना, केवल बॉडी के अपर पार्ट पे या टांगों पर, लोअर पार्ट पर ही केवल टच करना है, तो इसके बाद चाहे तो पार्टनर्स अपने रोल्स बदल सकते हैं। तो मेल जो है वो इसी तरह से फीमेल को टच कर सकता है अगर इसकी ज़रूरत हो। कोशिश करें कि इस तरह से अपने रोल्स को स्विच करने में कोई ब्रेक ना लें, कोई इंटरवल ना लें। और ध्यान दें कि एक दूसरे के साथ कोई हिसाब बराबर नहीं करना कि एक ने अगर ऐसा किया तो दूसरा भी वैसा करे। किसी तरह से कंपेयर ना करें, दोनों अपने अपने तरीके से टच करें और बहुत ज़्यादा अपने टच करने की स्किल या आर्ट को शार्प करने पर ध्यान ना दें। कई बार पार्टनर सोचते हैं कि हम टचिंग को इतना सेंशुअस बनाएं कि दूसरा पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस करे। इस तरह से हड़बड़ी में ना रहें। आपको हीरो नहीं बनना, आपको ज़्यादा कोई कलाकार नहीं बनना कि आप कुछ साबित करना चाहते हैं कि आप कितना ज़्यादा प्लेजर दे सकते हैं अपने पार्टनर को। कुछ अचीव करने की तरफ यहाँ पर ध्यान नहीं देना, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है ये। आप दोनों अलग इंडिविजुअल हैं, दोनों की फीलिंग्स अलग हैं, दोनों की भावनाएं, दोनों का शरीर पर टच का एहसास बिल्कुल अलग है। इसलिए पूरा ओपन माइंड के साथ सिर्फ एक्सप्लोर करने पर ही ध्यान देना है। कई कपल्स प्रेफर करते हैं कि ये जो स्टेप 1 है ये कई दिनों तक चलता रहे और हर बार वो कुछ नया अनुभव करने की तरफ ध्यान देते हैं। और साथ ही कपल्स जो हैं वो अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग तरीके भी ट्राई कर सकते हैं, वेरिएशंस ला सकते हैं टेक्निक में, टाइमिंग में वेरिएशन ला सकते हैं, जिससे कि वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक्सपेरिमेंट करें और एक दूसरे के साथ कैसा फील होता है, टच करने से कैसा महसूस होता है, बस इस एक्सपीरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। इसलिए अगले स्टेप पर कब जाना है, कैसे जाना है, ये कोई निर्धारित नहीं होता, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। इसलिए जब दोनों पार्टनर्स को लगे कि ये समय सही है, अब स्टेप 2 पे बढ़ते हैं, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। किसी तरह का कोई परीक्षा नहीं देनी या एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करना। बस जब लगे कि हाँ अब आगे बढ़ना चाहिए तब दोनों आगे बढ़ सकते हैं। जब लगे कि हाँ ये एक्सपीरियंस अब काफ़ी हो चुका है, सेटिस्फाइड हो चुके हैं, अब इसमें और कुछ एक्सप्लोर करने जैसा नहीं रहा, तो सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ा जा सकता है। किसी हड़बड़ी में नहीं रहना कि जल्द से जल्द ये सारा प्रोसेस पूरा किया जाए और जल्द से जल्द इरेक्शन की प्रॉब्लम को दूर किया जाए। नहीं, धीरे धीरे इस पूरी टेक्निक और इस पूरी थेरेपी को इम्प्लीमेंट करना है।